जहाँ पे थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई लीगल प्रॉब्लम हो, जैसा कि कैंसर। थायराइड रिमूवल कैंसर में किया जाता है। एक होते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर, ठीक है, ये हम जनाब आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, विल डिस्कस इट। मल्टी नोडुलर गोइटर का मतलब कि एक से ज्यादा नोड्यूल्स बन गए हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की क्या हुई है, स्वेलिंग हुई है। गोइटर का मतलब एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो अगर एक बंदा है, उसको गोइटर है, उसकी थायराइड ग्लैंड इतनी बढ़ गई है कि उसने ट्रेकिया को कंप्रेस किया है और उसकी जिंदगी जनाब अब मुश्किल में गई है, तो उसका बेस्ट हल यह है कि इसकी थायराइड को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। तो थायराइड ग्लैंड या तो क्रोनिक गोइटर के अंदर रिमूव किया जाता है, या अगर थायराइड ग्लैंड के कैंसर हो तो उसमें भी थायराइड को रिमूव किया जाता है। तो सारे के सारे इंडिकेशन है। लेकिन थायराइडेक्टोमी बुक के अंदर लिखा है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसकी थायराइडेक्टोमी हुई है और उस पर मसल की क्या हो चुकी है, 2 दिन के बाद थायराइड रिमूवल के बाद पेशेंट को मसल रिजिडिटी हुई है, इसका मतलब कि थायराइड रिमूवल के बाद पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो चुका है, कम, हाइपोकैल्सीमिया, दैट इज टेटनिंग। क्या कहते हैं, टेटनिंग। तो प्लीज इसका आंसर क्या होगा, देखिए बहुत आसान। जब सर्जन थायराइड को रिमूव करता है, तो ये सबको पता है, मैंने आप लोग को बताया है कि थायराइड के पीछे पैराथायराइड होते हैं। क्या होते हैं, पैराथायराइड। और हाउ मेनी पैराथायराइड वी हैव, 4। ईच थायराइड ग्लैंड कंटेन 2 पैराथायराइड, 2 सुपीरियर है और 2 इंफीरियर है। ये सबको पता है क्या नहीं। अगर सर्जन थायराइड को रिमूव करता है, द सर्जन शुड केयर अबाउट विच ग्लैंड, पैराथायराइड, कि गलती से वो रिमूव ना करे। अगर थायराइड के साथ गलती से हम किसको रिमूव करें, पैराथायराइड को रिमूव करें, तो फिर बॉडी में पीटीएच होगा नहीं, क्योंकि पीटीएच आने की सोर्स क्या है, पैराथायराइड। और अगर आप उसने रिमूव किया है तो पीटीएच लेवल बॉडी में क्या होगा, कम। और पीटीएच का काम क्या है कि लो कैल्शियम को इंक्रीज करना। तो अगर थायराइड रिमूवल के बाद किसी का कैल्शियम कम पड़ जाए, इसका मतलब कि कौन सा हार्मोन कम है, पीटीएच कम है। और इसका मेन मतलब यह है कि पीटीएच की जो सोर्स है वो हमने रिमूव किया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड। ये किस वजह से हो सकता है, एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए थायराइड ग्लैंड की कॉम्प्लिकेशन एक ये है कि गलती के साथ हम किस ग्लैंड को रिमूव कर सकते हैं, पैराथायराइड। तो जब आप सर्जरी में हाउस ऑफिसर काम कर रहे हैं, हाउस जॉब के अंदर, सर आपको बताएगा कि यार मैं यहाँ पे अभी थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने लगा हूँ, तो मुझे किस ग्लैंड का केयर करना चाहिए कि वो मुझसे रिमूव ना हो जाए, आंसर इज पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। क्योंकि पैराथायराइड एग्जैक्टली लाइज ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इसमें देखे होर्सनेस ऑफ वॉइस। कुछ लोग होते हैं कि जब वो थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, कुछ दिनों के बाद उसकी वॉइस क्या हो जाती है, होर्सनेस, मतलब घोड़े की तरह, ये हस्की वॉइस। जब वो वॉइस सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसकी जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इसको स्टार कर एमसीक्यूज के लिए कि थायराइड ग्लैंड रिमूवल के बाद अगर पेशेंट को क्या मसला पड़ जाए, होर्सनेस ऑफ वॉइस, दैट इज ड्यू टू डैमेज टू recurrent laryngeal nerve. Which nerve? Recurrent laryngeal nerve. I will discuss this in detail. Recurrent laryngeal nerve is a branch of vagus nerve. ये किसकी ब्रांच है, vagus nerve. We have total 12 pairs of cranial nerve. ये तो सबको पता है ना कि बॉडी के अंदर जो टोटल पेयर ऑफ cranial nerve है वो कितनी है, 12। उनमें से जो 10th नंबर cranial nerve है उसका नाम क्या है, वेगस नर्व। उसका नाम क्या है, वेगस नर्व। उसकी एक ब्रांच है जिसका नाम है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का मतलब ये है, अगर ये वोकल कार्ड, लेरिंग्स का नाम सुने क्या नहीं, ये लेरिंग्स को सप्लाई करती है जिससे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। अगर हम थायराइड रिमूवल के दौरान गलती से किस नर्व को डैमेज करें, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, तो फिर वॉइस प्रोडक्शन सही नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड होर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। तो होर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यूरिंग थायराइड रिमूवल इज ड्यू टू डैमेज टू विच नर्व, आंसर इज रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्लीडिंग। इसका मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड रिमूवल के बाद अगर ब्लीड स्टॉप ना करे, मतलब हो सकती है कि नहीं, मतलब आप कहीं पे कट देंगे तो वहां के साथ ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होती है। इसलिए जब भी सर्जरी होती है तो हम बेसिक टेस्ट कराते हैं पेशेंट की। अगर पेशेंट की प्लेटलेट लेवल कम है तो उसमें सर्जरी की जाती है नहीं, क्योंकि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है
आर्टरी डैमेज की है, एंड दैट इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी। उसका नाम क्या है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी। वी विल डिस्कस दिस। द मोस्ट कॉमन आर्टरी व्हिच इज डैमेज बाय द सर्जन, मतलब मिस्टेकनली, गलती से अगर सर्जन मोस्ट लाइकली किसी आर्टरी को डैमेज करती है तो क्या है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी। और जब इंफीरियर थायराइड आर्टरी डैमेज हो जाती है द पेशेंट विल लीड टू ब्लीडिंग इन द नेक एरिया। उसकी जो नेक है वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगी? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? एक और पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि कभी कभार पेशेंट होता है वो थायराइड सर्जरी करता है, सर्जरी के बाद ओटी से हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं और तीसरे दिन पे जाकर पेशेंट आपको बुलाता है कि डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रही, या मतलब सांस लेने में दुश्वारी है, मैं सांस तक नहीं ले सकता। वजह क्या है? इसके दो वजूहात है। या तो अगर आप इसकी नेक में देखते हैं तो कल सर्जरी हुई है और जहाँ पे हमने स्टिचेस दिए है, स्टिचेस, उस स्टिचेस की साइड से आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी? ब्लीडिंग, और वो ब्लड बाहर जाकर कलेक्ट होकर वहां पे एक क्या बना चुकी है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जब ब्लड बाहर निकल के इस तरह मुंजमद हो जाए इसको कहते हैं हीमाटोमा। इसको क्या कहते हैं? हीमाटोमा। तो जब हीमाटोमा बन जाए, ब्लड मुंजमद पूरी रात हुई है, तो वो ब्लड जो मुंजमद हो चुकी है वो ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि नहीं? तो जब ट्रेकिया के ऊपर वो प्रेशर डाले तो उससे इंसान को सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो वन ऑफ द कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर थायराइड रिमूवल वन इज नेक हीमाटोमा। ये क्या है? नेक हीमाटोमा। लेकिन हीमाटोमा की पेशेंट में जब हम देखते हैं उसकी नेक स्वेलिंग होनी चाहिए कि नहीं? कभी कभार, क्योंकि हीमाटोमा तो ब्लड का मुंजमद होना है और जहाँ पे वो मुंजमद होगा तो वो एक मास बनाएगा, तो उसमें से स्वेलिंग होनी चाहिए कि नहीं? पेशेंट कहता है कि यार मुझे सांस लेने में दुश्वारी है थायराइड रिमूवल के बाद। जब आप नेक में देखते हैं तो पेशेंट की नेक स्वेलिंग को नहीं होती, स्टिचेस भी ठीक है। फिर मसला ये है कि गलती से हमने किस ग्लैंड को रिमूव किया है? पैराथायराइड। और पैराथायराइड ग्लैंड रिमूवल के बाद कैल्शियम की लेवल क्या होगी है? कम। और हाइपोकैल्सीमिया के अंदर हमारे पास मसल की क्या हो जाती है? स्पाज्म। वन ऑफ द मसल इज लेरिंग। टेलोरिंगो क्या हो जाती है? स्पाज्म। और जब लेरिंग स्पाज्म में चला जाए तो फिर ट्रेकिया तक एयर जा सकती है? नो, फिर भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर थायराइडेक्टोमी, इसकी दो रीजन है। नंबर 1 हीमाटोमा एंड नंबर 2 इज लेरिंगोस्पाज्म। ठीक है? जल्दी होती है, लेकिन लो कैल्शियम की वजह से ये जो कार्पोपेडल स्पाज्म है, हैंड के मसल की स्पाज्म है, उसको करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। एंड उस कंडीशन को हम टेटनी कहते हैं। और इसके लिए हमने फिर पेशेंट को बाहर से कौन सी इंफ्यूजन करनी है? कैल्शियम। हम बाहर से कैल्शियम देंगे, हम कैल्शियम देंगे तो मसल की स्पाज्म है उसको हम क्या करेंगे? कम कर लेंगे। ठीक है? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायराइड रिमूवल। ठीक है? इंशाल्लाह कल से हम पैथोलॉजी ऑफ द पैराथायराइड पढ़ेंगे। जितने नए स्टूडेंट थे, कल भी इस तरह कुछ 6-7 स्टूडेंट आने वाले। इस तरह देखे मैं यही बताने लगा हूँ चीजें कि जो नए स्टूडेंट थे जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो मुझसे मिले कि उसको प्रीवियस लेक्चर खोल के दे, या किसी स्टूडेंट को बताए कि आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करे। कहीं पे समझ ना आए तो पूछिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर आर द की फॉर द कमिंग लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर देखा करें। और इंशाल्लाह कल हमने पैराथायराइड की पे तो पढ़नी है, तो आप लोगों के पास पैराथायराइड की फिजियो पढ़ी है ना, तो कल क्लास से पहले फिजियो पढ़ के आए कि पैराथायराइड की सर ने फिजियोलॉजी क्या पढ़ाई है। कल हम पीटीएच की प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पता होना चाहिए कि बोन्स पे काम करता है, किडनी पे काम करता है। तो कल पढ़ने से पहले पैराथायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजी पढ़ के आए। ठीक है? 10 मिनट ब्रेक करें, फिर इंशाल्लाह इनाट की पढ़ते हैं।